जय हिंद दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इन लोगों के बच्चे भी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में बहुत कम जानते हैं या कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं जानते। तो खास तौर पर ऐसे ही बच्चों, युवाओं के लिए और लोगों के लिए बहुजन दस्तक के माध्यम से हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिनमें हम महापुरुषों के बारे में, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में एक एक वीडियो बनाएं और उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको दें। तो इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल खोलने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में। तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। बहुजन समाज में जन्मे ज्योतिबा फुले माली समाज से आते हैं और इनका परिवार कई पीढ़ियों से पुणे में फूलों के गजरे बनाने का काम किया करता था। यही कारण था कि ये जो फूलों से गजरे बनाने का काम करते थे माली समाज के लोग, तो इनका नाम उन फूलों के वजह से ही, फूलों का काम करने के वजह से ही इनका सरनेम फुले पड़ा था। ज्योतिबा फुले 7 वर्ष के थे और स्कूली शिक्षा अपनी पूरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही जब वे स्कूल जाते थे तो उनके साथ जो जातिगत भेदभाव स्कूल में किया जाता था, उसकी वजह से उन्होंने अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ जो उनका पैतृक काम था फूलों से गजरे बनाने का, उसी काम को वे भी करने लगे। लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता और उन्हें इस काम से फुर्सत मिलती तो वह किताबों को जरूर पढ़ा करते थे। इसी से उनकी जो पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि थी और उनका जो तेज दिमाग था उसका पता चलता है। उस समय के अरबी फारसी के एक बड़े विद्वान गफ्फार बेग मुंशी और फादर लिजीट साहब उनके पड़ोसी हुआ करते थे। इन्हीं लोगों ने जब ये देखा कि ज्योतिबा फुले जी की पढ़ाई के प्रति उनकी बहुत ज्यादा रुचि है और वह काफी प्रतिभावान हैं, जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने उन्हें पुनः दोबारा से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने ज्योतिबा फुले जी के माता पिता से कहा कि वह उन्हें दोबारा विद्यालय भेजे, क्योंकि आपका बेटा ज्योतिबा फुले काफी तेज दिमाग का है। इसी के बाद ज्योतिबा फुले जी दोबारा से स्कूल जाने लगे और वह कठिन परिश्रम करके मेहनत से पढ़ाई करते थे और क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। जब ज्योतिबा फुले जी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे थे तभी उन्होंने धर्म पर टीका टिप्पणियों को सुना और इसके बाद उनके अंदर जानने की यह इच्छा हुई कि आखिर हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, वर्णवाद क्या है, जाति व्यवस्था क्यों है। धीरे धीरे यह सब जानने की उनकी इच्छा प्रबल होती गई और इसी के साथ एक प्रश्न जो उनके मन में हमेशा उठता रहता था, जिसका जवाब वे हमेशा ढूंढते रहते थे, वह प्रश्न था कि इतना बड़ा देश जिसमें वे रहते हैं, आखिर ये गुलाम क्यों है। उन्हें गुलामी से बहुत नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि अनगिनत जातियों और पंथों में बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब यहाँ पर रहने वाले लोगों की मानसिकता में सुधार होगा, क्योंकि उस समय समाज में भेदभाव, वर्णवाद, जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था और दलितों, स्त्रियों को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया था। दलित वर्गों की दशा खास तौर पर जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गई थी और स्त्रियों को भी शिक्षा से बहुत दूर रखा गया और उनकी भी दशा बहुत दयनीय थी। वे चाहे किसी भी समाज की स्त्रियां थीं, भले ही वे ऊंचे समाज, ऊंची जातियां, सवर्ण समाज की स्त्रियां ही थीं, लेकिन उन्हें भी शिक्षा से बहुत दूर रखा जाता था। ज्योतिबा फुले जी ने खास तौर पर स्त्रियों और दलितों को शिक्षित करने के लिए सामाजिक संघर्ष करने का बीड़ा उठाया। उनका ऐसा मानना था कि माताएं जो संस्कार अपने बच्चों में डालती हैं, उसी में बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस समय उनके लिए जाति पात भेदभाव, वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों के बच्चों और लड़कियों को
पढ़ाना या शिक्षित करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वे दलितों के बच्चों और लड़कियों को अपने घर में चोरी छुपे पढ़ाते थे। वे उन्हें लोगों की नजरों से छिपाकर घर पर लेकर आते थे और फिर पढ़ाने के बाद उन्हें उनके घर वापस छोड़ने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, उनके समर्थक भी बढ़ते गए और इसके बाद उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना शुरू कर दिया। लेकिन स्कूल खोलने के बाद भी उन्हें कई ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि स्कूल तो उन्होंने खोल लिए जहां पर दलितों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था, जिसके लिए समाज पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गया और उनके स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि स्कूल तो खुल गए लेकिन टीचर नहीं थे पढ़ाने के लिए, तो आखिर स्कूल कैसे चलते। वह अकेले ही उन बच्चों, दलितों के बच्चों और लड़कियों को अकेले ही पढ़ाया करते थे। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को भी अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए तैयार किया। पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को खुद पढ़ाया और उन्हें अच्छे से शिक्षित किया। उसके बाद उन्होंने उन्हें एक स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिलाया। यह प्रशिक्षण उन्होंने उन्हें जब दिलाया जब पूरे देश में कोई भी एक भी महिला शिक्षिका नहीं थी। और इसी के साथ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सावित्रीबाई फुले जी भारत की पहली प्रथम महिला शिक्षिका बनी, जो कि एक प्रशिक्षित शिक्षिका थी। इसी के साथ ज्योतिबा राव फुले जी ने सन 1873 में सत्य शोधक समाज नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन जो कार्य करता था वह उस समय जो संगठन चल रहे थे उनसे बिल्कुल ही अलग था और बहुत ही जल्द पूरे महाराष्ट्र में यह फैल गया। इसके बाद सत्य शोधक समाज इस संगठन के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ने लगे और इन लोगों ने जगह जगह फिर दलितों के बच्चों और लड़कियों की शिक्षा के लिए कई सारे स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई सारे आंदोलन भी चला। ज्योतिबा राव फुले जी इस अपने सत्य शोधक समाज संगठन के माध्यम से ऐसे कई आंदोलन चला रहे थे, जिनमें प्रमुख कार्य उनका यही था दलितों के बच्चों को शिक्षित करना और लड़कियों को शिक्षित करना। इसी के साथ 1873 में उनके द्वारा लिखी हुई एक किताब गुलामगिरी भी प्रकाशित हुई, जिसके बाद दक्षिण भारत में इसी किताब के आधार पर कई सारे आंदोलन भी चलाए गए। ज्योतिबा राव फुले जी ने कई सारी सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया, जिनमें उन्होंने पहले तो विधवा विवाह का पूरी तरह से समर्थन किया और बाल विवाह का जमकर विरोध किया। और उस समय जितने भी विवाह बंधन होते थे वे ब्राह्मण पुरोहितों के बिना कोई भी संपन्न नहीं होते थे। लेकिन ज्योतिबा राव फुले जी ने इस तरफ भी एक कदम आगे बढ़कर दिखाया और उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संपन्न कराए और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको मान्यता भी दी। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 11 मई 1888 को मुंबई में एक विशाल जनसभा में एक महान समाज सुधारक राव बहादुर विठल राव कृष्णा जी के द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भी उन्हें स्त्री शिक्षण का आदजनक कहकर सम्मानित किया गया। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया और वह बच्चा बाद में पढ़ लिखकर डॉक्टर बना और अपने माता पिता के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया। जुलाई 1988 को उन्हें लकवे का अटैक पड़ा, लेकिन उनका सामाजिक कार्य करने के प्रति जोश और मन कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सहयोगियों यानी कि जो उनके साथ कार्य करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, उनके संगठन से जुड़े हुए थे, सत्य शोधक समाज से जुड़े हुए थे और उनके हितैषी थे, उन लोगों को बुलाया और उनसे कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिस कार्य को भी अपने हाथों में लिया उसे हमेशा पूरा किया है और मेरी पत्नी सावित्री ने हर दम परछाई की तरह मेरा साथ दिया। मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को उन्होंने देह त्याग दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
और इसी के साथ एक महान क्रांतिकारी, महान समाज सेवी ज्योतिबा राव फुले जी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। लेकिन वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके विचार, उनकी विचारधारा पर ही चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ज्योतिबा राव फुले जी को अपना प्रेरणा स्रोत बाबा साहब हमेशा बताते रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की महान समाज सेवी, समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में, जो दलितों और स्त्रियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले एक महान समाज सुधारक थे। और इसी के साथ हमने बात की देश की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी के बारे में। दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि बहुजन समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर हम बहुजन दस्तक की तरफ से आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहें और आप सभी को बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में जानकारी देते रहे। तो दोस्तों, वीडियो आप YouTube पर देख रहे होंगे। नीचे वीडियो के नीचे YouTube ने कई सारे बटन दिए हुए हैं, जिनमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, बहुत सारे बटन हैं। तो उनका प्रयोग भी आप कभी कभी कर लिया करो यार। लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, ताकि बहुजन समाज के लोगों के पास उनके महापुरुषों की जानकारी पहुंचती रहे, उनके बारे में उन्हें भी पता चलता रहे। जो लोग नहीं जानते, खास तौर पर उनके पास आप वीडियो को जरूर भेजा करो। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हो और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पैसे थोड़ी ना लगते हैं, यह बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।